चैप्टर। बस अभी 4-5 दिन आपको भी पहले बताया गया था कि ऐसे ही सुनना है ना। तरीका नहीं है अगर ठीक है तो बोलिए, मैं बदल दूं, इसको हटा दूं और फिर ठीक है ना। एक बार स्टोरी पूरा आपको जानकारी में आ जाएगा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ग्रामर जब तक था तब तक आपको मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर करवाया, और इसमें यही तरीका है। तो यहां से शुरू करना है ना। आई हैव ए ड्रीम, स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। और वो सपना क्या है? मार्टिन लूथर किंग, जो अमेरिका के एक नोबेल प्राइज विनर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने निग्रो प्रजाति के लिए एक स्वप्न देखा था, उनकी समृद्धि के लिए, अमेरिकन विचारधारा में समान रूप से क्या कह सकते हैं उसे, इक्वालिटी के लिए, यानी कि समान विचारधारा को अपनाने के लिए। ये सब उनका एक सपना था, उनके द्वारा सोच था, जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके आपको कराता हूं और आप इसको ध्यान देते सुनते रहिएगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए मेमोरेबल स्पीच। मेमोरेबल का मतलब क्या होता है? यादगार नहीं, यादगार स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण है। डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो एक बार अगर मैं पढ़ा दूं तो आपके लिए भी वो बहुत आसान हो जाता है। वो आप घर पे जाके खुद से पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि इंटरेस्ट हो, और डेली आना भी जरूरी है। तो डेली अगर आप आएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और फिर मजा भी आएगा पढ़ने में। इट वॉज डिलीवर्ड, यह दिया गया था, इन द लिंकन मेमोरियल हॉल। लिंकन मेमोरियल हॉल वहां वाशिंगटन डीसी में है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी ही है। जहां के लिंकन मेमोरियल हॉल में, हमारे यहाँ भी एक दिनकर मेमोरियल हॉल है, उसी तरह का हॉल बना है वहां पे, जहां के स्टेप्स पे, स्टेप मतलब क्या, सीढ़ी, और सीढ़ियों पे उनके द्वारा दिया गया भाषण था। और वो काफी हिस्टोरिकल रहा, ऐतिहासिक रहा, और वो काफी फेमस भी रहा। ऑन अगस्त 28, 1963, अगस्त 28 अगस्त 1963 को उनके द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप्स, स्टेप मतलब समझते हैं ना, सीढ़ियों, सीढ़ियों पे दिया गया एक भाषण है, जो खास तौर पे निग्रो प्रजाति को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए दिया गया था। ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, उन्होंने अपने सपनों के बारे में बात किया है, ऑफ सीइंग अलाबामा, अलाबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट, अलाबामा को एक डेवलप्ड यानी विकसित राज्य के रूप में देखने के सपनों के बारे में बात किया। अलाबामा हो गया, जॉर्जिया हो गया, लुसियाना हो गया, मिसिसिपी हो गया, मिसौरी हो गया, ये सारे जगह थे जहां पर खास तौर पे कौन रहा करते थे? निग्रो प्रजाति। और उनको एक विकसित राज्य के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकसित के रूप में देखना चाहते थे। उनको एक जो जन अधिकार मिलना चाहिए, उनकी वकालत करते हुए उन्होंने वो भाषण दिया था। He wants to make it free, वह चाहते थे इसे स्वतंत्र करना, किससे? ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, जातीय भेदभाव से। रेशियल डिस्टिंक्शन का मतलब जातीय भेदभाव। बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, जो एक काले और गोरों के बीच में भेदभाव था, उनके बीच के संबंध, उनके बीच के जो एक दूरियां थी, जो डिस्टिंक्शन था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उनके बीच में समानता का भाव लाने के लिए उन्होंने ये सपना देखा था। हर जगह होता है, हमारे यहाँ जाति का भेदभाव रहता है, हिंदू है, धर्म का भेदभाव होता है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख ईसाई, ये जाति वो जाति, इस तरह की जातियों का भेदभाव रहता है। वहां पर काले और गोरों का भेदभाव था। यानी पूरी दुनिया में इक्वालिटी लाने के लिए हम विभिन्न समय पे, विभिन्न जगहों पे अलग अलग प्रयास करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था, आप देखे थे, है ना। आप कभी मैच में देखा करते होंगे कि काली रंग की पट्टी पहन के प्लेयर आया करते थे? नहीं। तो उसका एक मतलब होता है ना कि हम सब इक्वल हैं, काले गोरे का भेद नहीं। हालांकि हमारे इंडिया में ऐसी बात नहीं है। हमारे इंडिया में तो काले लोगों को भी और रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर आप में क्वालिटी है तो, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। नहीं, गोरे लोगों को ही और डिमोरलाइज किया जाता है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा आप जरूर सुने होंगे। तो काले लोगों को तो और प्रमोशन मिलता है, डिमोशन गोरे लोगों के ही हमारे यहाँ, यानी कि ये भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है। दिस स्पीच स्टैब्लिशेस, यह भाषण
स्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है किंग को एज ए ग्रेट स्पीकर, एक महान वक्ता के रूप में। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग द निग्रो कम्युनिटी, वह चाहते हैं निग्रो समुदाय को लाना इन द मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में ऑफ अमेरिकन लाइफ, अमेरिकन जीवन के यानी अमेरिकन जिंदगी के मुख्य धारा में किसको लाना चाहते हैं? निग्रो कम्युनिटी को। सुन रहे हैं ना ध्यान से, एकदम बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अभी आपको सिर्फ सुनना है, एक कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। बस इसका एक ही लक्ष्य है और सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर लिखने में सुविधा होगी अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो, है ना। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल, यह तभी संभव हो सकता है जब व्हेन निग्रो विल बिकम फ्री, जब निग्रो आजाद होंगे। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस लिखा गया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। दे शुड ऑल्सो हैव द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी उन्हें सिटीजनशिप का अधिकार मिले। किंग अपील्स, किंग अपील करते हैं टू द निग्रो, निग्रो से, टू बिहेव विथ ईच अदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी निग्रो से अपील करते हैं कि हम पूरे अमेरिकन वासी से भाई और बहन की तरह व्यवहार करें, यानी बिहेव करें, यानी कि हमारा बिहेवियर भाई और बहन की तरह हो। ही ट्राइज टू अचीव ब्रदरहुड, वह कोशिश करते हैं प्राप्त करना ब्रदरहुड यानी भाईचारा बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। आप गौर करेंगे ब्लैक्स में बी कैपिटल लेटर से दिया हुआ है, व्हाइट में डब्ल्यू कैपिटल लेटर से दिया हुआ, और ये यहाँ नाउन है। व्हाइट एंड ब्लैक एडजेक्टिव होता है लेकिन यहाँ पे ये नाउन है, क्योंकि गोरे लोग तो नाउन हुआ ना, काले लोग नाउन हुआ। ही अर्जेज हिज पीपुल, वह लोगों से बात करते हैं। अर्ज का मतलब बहुत होता है बात करना, बहस करना, है ना, एक्सप्रेस करना, बहुत सारी बातें होती हैं, अर्थ होते हैं। टू लिव एंड डाई टुगेदर, वो लोगों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं आह्वान करना। अर्ज का मतलब यहाँ पे अगर आप शुद्ध हिंदी में देखें तो अपील करना, आह्वान करना। वो अपील करते हैं अपने लोगों से टू लिव एंड डाई टुगेदर, एक साथ जीने और मरने के लिए। ही अर्जेस टू ब्रिंग ब्रदरहुड इन द अनकॉमन पीपुल, यानी कि असामान्य लोग, अनकॉमन पीपुल में भाईचारा। वेयर देयर वुड बी नो डिफरेंस ऑन ह्यू, ह्यू का मतलब होता है रंग, कौन सा रंग? स्किन कलर, है ना, इसमें कोई अंतर ना हो। अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उसमें कोई डिफरेंस ना हो कि कौन काला है कौन गोरा है, इस बात को लेके कोई भी मतलब ना हो। किंग प्लेजेज, किंग शपथ लेते हैं इट टू कंडक्ट अ स्ट्रगल ऑन द राइट प्लान ऑफ डिग्निटी, यानी किंग शपथ लेते हैं इसे, इस बात को करने का, एग्जीक्यूट करने का राइट प्लान ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं कि हम गोरे लोगों से अब विद्रोह करें, उसको मार काट करें, लड़ाई झगड़ा करें, उसको भगा दें, ऐसा नहीं, बल्कि उसके साथ हम भाईचारा अपना के प्यार मोहब्बत से हम उसे अपनाएं और हम लोगों में एक सामंजस्य स्थापित हो। और वो कब कैसे हो? तो विथ राइट प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। राइट प्लान ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी मतलब गरिमा और डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। यहां तक हो गया। देयर प्लान इज टू वर्क, उनका प्लान है काम करने का, विथ साउल फोर्स, आत्मीय बल के साथ। किंग, किंग मतलब कौन सा किंग? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। ऊपर करता हूं थोड़ा सा इसको। किंग अपील्स टू द अमेरिकन, किंग अमेरिकन से अपील करते हैं दैट द निग्रोज आर ऑल्सो द चिल्ड्रेन ऑफ द सेम अलमाइटी फादर, निग्रोज भी उसी सर्वशक्तिमान पिता की संतान है। हु हैज क्रिएटेड द गॉड, व्हाइट, जिसने गोरों को जन्म दिया है, पैदा किया है, बनाया है, यानी कि जिसने गोरों को बनाया है उसी ने इसे भी हमें भी यानी काले लोगों को भी बनाया। हमें जब हम बोलते हैं तो क्या होगा? यानी मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से बात करते हुए कहते हैं, है ना। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट एंड द नॉन व्हाइट इज मैन मेड, यानी गोरे और गोरे नहीं, नॉन व्हाइट माने कि जो गोरे नहीं है यानी काले, इज मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। देयरफॉर इट मस्ट, इस तरह से ये बी गिवन ए डेथ, यानी कि इन सब में से सबको डेथ आना है, मृत्यु सबको होना, मृत्यु सबकी होनी है। तो इसलिए ये विभेद जो है वो हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है, दीज थिंग्स मस्ट बी ट्रू, तो ये चीजें निश्चित तौर पे सही होनी होंगी। फाइनली ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं दैट वन डे, कि एक दिन द निग्रो विल बी फ्री, एक दिन निग्रो आजाद होंगे, एंड अमेरिकन्स विल सी इट टुगेदर, और अमेरिकन भी एक साथ, सब सारे अमेरिकन एक साथ देखे जाएंगे। तो आपने इस बात को एहसास किया होगा कि ये जो एक सपना है वो निग्रो प्रजाति के उत्थान के लिए
पूरे अमेरिकन वासियों को वो संबोधित करते हुए खासतौर पे निग्रो प्रजाति को टारगेट करके कहते हैं कि इनका जो अधिकार था, इनके अधिकार को वापस ही मिले, यानी कि इन्हें नागरिक का अधिकार मिले, नागरिकता के अधिकार के साथ साथ इन्हें हर चीज में समानता का भाव हो, यानी इक्वलिटी, और इक्वलिटी की बात को ये एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया बात? मैं आगे बढ़ूं। अब थोड़ा अगला चैप्टर है जो एक तरह से एसे है, निबंध है, लेख है, और उसमें ये विचार किया गया है उन विचारों पर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी उन विचारों पर जो इंसानों के सहायतार्थ हुए, यानी जो उनको इस जिंदगी में सरवाइव करने के लिए, इस धरती पर जब इस इंसान आया होगा तो किस तरह से अपने आप को बचाया होगा, किस तरह से अपने आप को सरवाइव किया होगा, उस समय उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे, इन सब पे फोकस करते हुए यह एक निबंध है जो कि लिखा गया है एक नोबेल प्राइज विनर है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। ठीक है, बर्ट्रांड रसेल जो नोबेल प्राइज विनर है उनके द्वारा इन विचारों पर चर्चा की गई है और वो चर्चा एक निबंध के रूप में आई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय नोबेल प्राइज विनर बर्ट्रांड रसेल, ये हो गया। ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, वह एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। फिलोसफर का मतलब क्या होता है जी? दार्शनिक, यानी कि वह एक ब्रिटिश थे और वह एक दार्शनिक थे। हिस्टोरियन थे, यानी कि इतिहासकार थे, आप कह सकते हैं ऐसा। मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ भी थे। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक सुधारों के पैरोकार, यानी पैरोकार का मतलब क्या हुआ? सामाजिक सुधारों के पैरवीकार, पैरवी करने वाले, एडवोकेट। एंड प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है इनर्जेटिक, यानी ऊर्जावान। ये सब आपको वर्ड कुछ याद रखने पड़ेंगे। राइटर भी थे। इन दिस एसे, इस निबंध में रसेल डिस्क्राइब्स अबाउट दोज आइडियाज, उन विचारों के बारे में बात करते हैं दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने इंसानों के, जो इंसानों के सहायतार्थ हुए, जिसने इंसानों की सहायता की, यानी कि सरवाइव करने में। सहायता किस चीज में? तो उनको इस धरती पर बचाने में, इस धरती पर किस तरह से वो बचे, इस पे उसने सहायता की। किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई अगर क्वेरी हो अगर मन में तो पूछ सकते हैं। ही क्वेश्चंस, वह प्रश्न करते हैं, टू मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति से, यानी वो मानव जाति जो उस समय अपने आप को सरवाइव की थी, अपनी जिंदगी को वहां बचाया था। हेल्प्ड व्हेन देयर नंबर इज इंक्रीजेज, यानी कि ये विचार तब आए थे जब उनकी संख्या बढ़ी होगी, और व्हेन इट डिक्रीजेज, या जब घटी होगी। ये सिर्फ प्रश्न है सब, क्योंकि कोई तो था नहीं जो बताएगा कि क्या इन्फेक्ट हुआ था उस समय। इज मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे आर हैप्पियर, यानी कि वो विचार तब आए होंगे मानव को जब वो खुश होंगे, है ना? ऐसा विचार कब आया होगा? जब वो खुश होंगे। एंड सो ऑन, या ऐसा कुछ हुआ होगा। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, द नंबर ऑफ मेन मस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली प्राचीन समय में जब इस दुनिया में इंसान आया होगा, ये सिर्फ कल्पना मात्र है, आया होगा तो निश्चित तौर पे उसकी संख्या कम हुई होगी, उसकी संख्या तो उसमें ज्यादा तो हुई नहीं होगी, है ना? दे फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वे उस समय बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किए होंगे। टू डू एनीथिंग, किसी काम को करने के लिए। एक हम काल्पनिक रूप से अपनी भाषा में समझते थे, यहां पर है फेस्ड, V2 है, यानी कहने का अर्थ यह है कि उसने फेस किया था। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा फेस किए होंगे, ये एक कल्पना मात्र है। एक देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइडियाज, दो तरह के विचार उनके मन में आए होंगे थे। दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड वेरी मच, जिसने इंसानों की बहुत ज्यादा सहायता की होगी। द फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक, सबसे पहला विचार हुआ होगा उनके दिमाग में, नॉलेज आया होगा, किसी बात का ज्ञान आया होगा। ये पत्थर है, ये करा है, इससे चोट लग सकता है ना? इसको हम मिट्टी खोदने में काम कर सकते हैं। ये सब क्या है? दीज आर द नॉलेज, ये नॉलेज हुआ। एंड टेक्निक, टेक्निक किस तरह से इसे नुकीला बनाया जाए, जिसको इससे किसी चीज को तोड़ा जा सकता है, ये टेक्निक दिमाग में धीरे धीरे आए होंगे, ऐसा ये सोचते हैं। इज कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, यानी कि मोरल, मोरल का मतलब क्या हो? नैतिकता, जैसे जीवों के प्रति दया, और बड़े बड़े जानवरों से, या फिर आप बड़े बड़े जानवर से इन द सेंस ये कह सकते हैं जंगली जानवरों से, है ना, जो वाइल्ड बीट्स होते हैं, उनसे अपने आप को किस तरह से बचाना है, ये पॉलिटिक्स हुआ। पॉलिटिक्स का मतलब आज वाला पॉलिटिक्स नहीं, यानी कि अपने आप को, अपने आप की जिंदगी को बचाने के लिए जो उन्होंने विचार रखे होंगे, जो सोच रखे होंगे, जो उनके दिमाग में आया होगा, दीज आर द पॉलिटिक्स। एंड और जीवों के प्रति दया, है ना, हम एक दूसरे के प्रति मतलब संबंधों की मर्यादाएं,
इन सब की बातों को जो ध्यान में रखा, जो जिस बात को आधार बना के किया होगा, दैट इज द मोरलिटी, यानी नैतिकता। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान, हेल्प्ड मैनकाइंड टू हैंड ऑन प्रिवेंशन एंड डिस्कवरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी भाषा का ज्ञान सहायता की थी, हम की थी अर्थ होगा यहाँ पे, लेकिन हम आपको बताएंगे की होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं ना। मैनकाइंड टू हैंड ऑन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? मना ही, किसी चीज को कोई मना करना कि आग है ये नहीं छूना। अगर हम मतलब जानते हैं कि आग है ये नहीं, इसको बोलेंगे अपने कि नहीं छूना चाहिए, तो अपने बेटे को बताएंगे, फिर अपने बेटी को बताएगा, फिर अपने यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ रहे हैं ना। और अगर मान लेते हैं हम इसे ये ज्ञान नहीं दे, तो फिर अगला पीढ़ी उसको छुएगा, फिर जलेगा, फिर अगला पीढ़ी छुएगा, फिर उसका हाथ जलेगा। यानी क्या होगा कि जो भी प्रिवेंशन है, मनाही, एंड डिस्कवरीज और खोज, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती होगी, यानी इसमें सहायता मिली होगी। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट द लैंग्वेज बिगेन टू स्पीक वेरी ग्रेजुअली, यानी कि द लैंग्वेज बिगेन टू स्पीक, यानी भाषा को बोलने का ज्ञान वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ा होगा, है ना। ये धीरे धीरे दिमाग में आए होंगे और आगे बढ़ा होगा, मैंने बोलने का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, कि ये जैसे आज हम बोलते हैं यह एक कलम है, तो ये कौन सिखाया होगा कि इसको कलम ही बोलना है? अगर हम ऐसे बोले तो आप समझेंगे ये हिंदी हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यानी ऐसा माना जाता है कि भाषाओं का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ होगा। अनदर ग्रेट स्टेप वाज टू यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यानी कि आग की उपयोगिता का भी उसके बाद अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा बड़ा स्टेप कदम हुआ होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यानी आग की उपयोगिता को जानना। द इन्वेंशन ऑफ फायर गेव द बिगिनिंग ऑफ न्यू एज टू ह्यूमन लाइफ। द इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी आग का आविष्कार, गेव द बिगिनिंग, एक शुरुआत दी होगी, ऑफ न्यू एज टू ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन को एक नव जीवन दिया होगा। आग का आविष्कार हो गया, खाना बनाने लगे, पका के खाने लगे, स्वास्थ्य सही रहने लगा, मरने की दर घटी होगी, है ना। देन टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, और तब पालतू जानवरों का पालना, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर, और भी जीवन को आसान बनाया होगा, एंड मोर, और इसी तरह के और भी बातें हुई होंगी। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती का आविष्कार या खेती की खोज, वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ होगा, देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के पालतू बनाने की अपेक्षा, यानी जानवरों को पालने की अपेक्षा खेती का आविष्कार ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ होगा। ये सिर्फ एक कल्पना है, सिर्फ एक सोच है, जिसको कि आइडियाज के रूप में यहां पे प्रस्तुत किया गया है। बट देर वाज अ मिसफीलिंग, लेकिन कुछ मिसफीलिंग भी आई होंगी, यानी मिसफीलिंग का मतलब क्या? मिसकॉन्सेप्शन, मतलब एक नकारात्मक विचार भी आए होंगे। दैट मुलुक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी मुलुक एक देवता थे, वुड नॉट हेल्प, यानी कि ऐसा माना जाता था, मैं इसके थोड़े अंदर की कहानी को बताऊं, कि मुलुक देवता ऐसे थे जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि बच्चों की बलि दी जाती थी तब फसल उपजते थे। लेकिन आज के डेट में यह साबित हो गया है कि मुलुक वुड नॉट हेल्प कॉर्न, यानी फसल उगाने में सहायता नहीं करते, टू ग्रो अनलेस ही वाज टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि जब तक कि उसे बच्चों की बलि ना दी जाए। इट इज नाउ क्लियर, लेकिन अब यह स्पष्ट है, दैट कॉर्न विल ग्रो, यानी फसल उगते हैं, बड़े होंगे, विदाउट द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, बिना ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बिना बच्चों के बलि के। यानी इस बात का एहसास अब हो गया है कि अब बच्चों की बलि देने से फसल नहीं उगते हैं, बल्कि फसल उगने का कारण दूसरा है। 10 इस प्रकार से थ्रू दिस वेरी शॉर्ट स्टोरी, इस छोटी सी कहानी से, रसेल हैज वेरी ब्यूटीफुली मेंशनड, रसेल ने बहुत ही खूबसूरती से उल्लेख किया है, डिफरेंट आइडियाज, विचारों को, दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसने जो इंसानों के सहायतार्थ हुई। ठीक है, कुछ आइडिया मिला? कुछ तो जरूर मिला होगा, अगर गौर से सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी पे लेके चलता हूं, जिसका नाम है द आर्टिस्ट, कला। यानी हर इंसान के अंदर एक कला होती है और उस कला को जानने की आवश्यकता होती है, और जिस दिन इंसान उस कला को जान लेता है उस दिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना लेता है। यही मूल लाइन, यही मूल तथ्य इस कहानी का भाव है। अब हम इस चैप्टर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा है,
रिटन बाय शिगा नोया, शिगा नोया के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा कहानी है ये। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, उसने लिखा बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से विचार करते हुए, अबाउट हिज पीपुल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति के बारे में। ही इज ए जापानीज राइटर, वह एक जापानीज राइटर है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स, यह कहानी वर्णन करती है, द स्टोरी ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय, यानी कि एक टैलेंटेड, एक प्रतिभाशाली जापानीज बॉय के, जापानीज लड़के की कहानी को बताती है, जिसका नाम क्या है, सेबी। सेबी नाम के एक जापानीज लड़के की, सेबी नाम के एक लड़के की कहानी है जो जापानीज है। द नरेटर टेल्स अस, नरेटर हमसे कहते हैं, दैट हाउ दिस वर्ल्ड डैमेजेस द टैलेंट्स ऑफ ए बॉय, कि किस प्रकार से ये दुनिया इस सेबी नाम के लड़के की तरह से टैलेंट को समाप्त कर देती है, जो इस कहानी से प्रकट होगी, है ना। लाइक सेबी जैसे, मतलब क्या है ना, कि अगर आपके मन में क्रिकेटर बनने की इच्छा है तो भी हमारे आपके आसपास के समाज के माता पिता, गुरु या बड़े भाई या फिर इस तरह के लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ो लिखो पहले, लेकिन हमारे अंदर का टैलेंट है कि हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो इसी पर एक कहानी है कि हर किसी को अपने कला का ज्ञान स्वयं होना चाहिए और उस कला को निखारने की जिम्मेदारी भी उसे स्वयं निभानी पड़ती है। अतः आप कह सकते हैं कि उस कला को जो निखारेगा वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा। इसी बात को लेकर कहानी है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सेबी वाज 12 years ओल्ड बॉय, सेबी एक 12 साल का लड़का था। ही लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, हार्बर टाउन मतलब एक बंदरगाहों का टाउन, यानी जहां पर कि बंदरगाह समझते हैं, बंदरगाह खासतौर पे जापान है तो जापान एक आइलैंड है और आइलैंड के निश्चित तौर पे समुद्र से घिरा हुआ है, तो बहुत सारे बंदरगाह होंगे, हार्बर होंगे। He was wandering in the town looking for a gods, गॉड मतलब होता है कद्दू जैसा एक समुद्री फल, है ना, कद्दू जैसा एक समुद्री फल जो गोल दिखता है, और उसके पीछे उसकी दीवानगी थी, और वो एक आप कह सकते हैं पैसिनेशन, एक जुनून था उसको हमेशा पाने का, और एक सनक कह सकते हैं, क्रेजीनेस कह सकते हैं आप। लुकिंग फॉर गॉड्स, कलेक्टिंग गॉड्स वाज द हॉबी ऑफ सेबी, सेबी की आदत थी उसको जमा करना। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का छात्र होने के नाते, ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कलेक्शन ऑफ गॉड्स, यानी कि उनका कहाँ थे, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का छात्र होने के नाते, ही हैड बीन इंटरेस्ट, उनकी रुचि थी, इन द कलेक्शन ऑफ गॉड्स, गॉड को कलेक्शन करना। बच्चा है, जिस चीज पे उस तुल गया वही चीज करना चाहेगा, उसको कोई मतलब नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, उसको जो अच्छा लगा वही अच्छा है, ऐसा एक बच्चे के साथ होता है। वन डे सेबी वाज वॉकिंग ऑन द सी बीच, एक दिन वह सी बीच समझते हैं ना, समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है, उस पे वो टहल रहा था। ही लुक्ड समथिंग लाइक ए गॉड इन द सी, तो ऐसा नहीं सुना होगा, जाकी रखे भावना जैसी, ऐसा करके सुना है कुछ ऐसा, यानी कि जिसके मन में जो भावना रहती वो हर हमेशा वही दिखता था, तो इसको जहां भी गोल चीज दिखता था तो उसको लगता था कि वो कद्दू ही होगा, यानी कि पैसिनेशन इतना ज्यादा उसके मन में था, वह हमेशा उसी चीज के प्रति खोजते रहता था, हमेशा ढूंढता, हमेशा उसके दिमाग में उसी चीज का फिगर बनना, ऐसा था। एक्चुअली ना यहाँ पे विलिंगली ही वांटेड टू टेक इट, वही से लेना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट ए गॉड, लेकिन वो गॉड था नहीं। दरअसल अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो वो इस कहानी में था, इस यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया कि वो एक बुढ़िया औरत थी जिसका वो सिर था जो गोल दिखने में दूर से लग रहा था, और उसको लगा कि कोई एगो गॉड है। एक्चुअली ही यूज्ड टू बाय गॉड्स व्हेनेवर ही फाउंड, जब भी वह पाता तो वह उसे खरीदना चाहता था। कमिंग होम, घर आकर, ही वुड फर्स्ट गेट ए होल, और उसमें एक छेद करता, इन द टॉप ऑफ द गॉड्स, उस गॉड्स के ऊपर में, एंड एक्सट्रैक्टेड द सीड्स, और बीजों को निकाल लिया करता। ही फिल्ड इट अप विथ टी लिप्स, उसे चाय की पत्ती से भर देता, एंड फेस्ड इट विथ ड्रेग्स, और उसके दुर्गंध को हटा देता, निकाल देता। ड्रेग्स मतलब जो उसके अंदर का जो दुर्गंध होता था। अब ये समझिए कि ये सब क्यों करता था, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, है ना, इट्स द रीजन बिहाइंड इट, मतलब समझ गए। मेरा कहने का यह था कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, यही कारण था उसके ऐसा करने का, मतलब है कि वो हमेशा इन चीजों को, इसमें जुड़ाव अपना रखना चाहता था, है ना, उसके बीजों को निकालना, उसके दुर्गंध को हटाना, उसमें चाय की पत्ती डालना, सुबह देखना कि कैसा उसका कलर हो गया है, उसको सूखने देना, मतलब ये डिफरेंट एक्टिविटीज में लगा रहना, एक गॉड्स के सर्किल में वो घूमते रहना, ये बताता है कि उसके प्रति उसकी सनक कैसी थी। एक दिन, वन डे, he had no money but he chose a god
एंड टोल्ड टू द ओल्ड लेडी, एक दिन उसने क्या किया, उसके मन में आया, पैसे नहीं थे लेकिन उसे एक गॉड खरीदने की इच्छा हुई, एंड टोल्ड द ओल्ड लेडी, एक बुढ़िया बेच रही थी जिसको कहा उन्होंने, द सेलर ऑफ गॉड टू वेट हिम, मतलब उन्होंने क्या किया, जो सेलर ऑफ गॉड था, गॉड का जो सेल बेच रहा था उसको वेट करने के लिए बोला। एवं ऑल एग्जाम्पल सो दैट सेबी वॉज वेरी मच पैसिनेट टुवर्ड्स गॉड्स, ये सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि गॉड के प्रति सेबी किस तरह से जुनूनी था, पैसिनेट था। सेबी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स यानी सेबी का शौक था कलेक्टिंग गॉड्स करना, जमा करना। हेयर एंड देयर ही वांटेड एंड यूज्ड टू कलेक्ट गॉड्स, आप एक ही चीज को ना बार बार देख रहे हैं, आप जो चीज मैंने समझा दिया उसी को छोटा छोटा सेंटेंस में कर करके ये लिखा जा रहा है। वांटेड एंड यूज्ड टू कलेक्ट गॉड्स। वन डे ही वाज पॉलिशिंग गॉड्स इन द क्लासरूम, एक दिन क्या किया, वो क्लासरूम में उसे ऐसे लेके उसे सहला रहा है, पॉलिश कर रहा है, क्योंकि उसकी पैसिनेशन है, उसका जुनून है उसके प्रति। टीचर्स साइट केम एट हिम, टीचर की नजर उस पर पड़ी। ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया। एंड हिज गॉड्स वाज सीज्ड, और उसके गॉड मतलब वही जो कद्दू जैसा फल है उसको सीज यानी जब्त कर लिया गया। द स्टोरी केम टू द पेरेंट्स के पास आया स्टोरी ऑफ सेबी के। हियरिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सबको सुनकर मदर वॉज शॉक्ड, माँ अचंभित हो गई। एंड हिज फादर स्टार्टेड टू शाउट एट हिम, और उसके पिताजी उस पर चिल्लाने लगे। यानी ये पूरी कहानी इसमें चूंकि एक समरी फॉर्मेट में है इसलिए इसमें मैसेज आपको पता नहीं चला कि क्या है, लेकिन इसमें एक साफ साफ मैसेज निकलता है कि ये दुनिया जो है उसके टैलेंट को नहीं पहचानती है। हालांकि कहानी के अंत में ये चीज आपको मिलेगा, जब आप रेगुलर में वे में अगर पढ़े होंगे तो एक बड़ा कलाकार बनता है, उसके दिमाग में उसी की आकृति बनने लगती है, उसको जब्त कर लिया जाता था, छीन के उसको हटा दिया गया, उसको दिक्कत कष्ट दिया गया, तो एक कलाकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इतना जुनूनी था कि वह उसका पेंटिंग करने लगता और एक बड़ा कलाकार बन जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की बातें थी। हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। हमारा टारगेट है कि जितना जल्दी हम खत्म कर लें। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, यानी कि इस दुनिया में एक बच्चे के जन्म से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, जो कहानियां हैं, जो मैसेज है, जो कल्पनाएं हैं, उन सारी बातों का समागम इस चैप्टर के माध्यम से किया गया है। हम सब इसे फिर से लाइन लाइन देखना शुरू करते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन रिटन बाय जर्मेनी ग्रियर, जर्मेनी ग्रियर के द्वारा यह लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न। सी इज एन इंफॉर्मेटिव एसे राइटर, वह एक इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है जानकारी या सूचनाप्रद लेख है, राइटर है, लेखिका है। इनफैक्ट सी लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि लेखिका है ये। इट हैज टेकन बाय जर्मेनीज बुक, ये लिया गया है जर्मनी के किताब, जर्मनी माने जर्मनी नहीं, जर्मनी माने ये जर्मनी ग्रियर, जर्मनी के किताब जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, उनके द्वारा लिखी गई जो सबसे फेमस बुक है जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी से लिया गया ये चैप्टर है, इसी का लिया गया एक भाग है, एक्सट्रैक्शन है। ग्रियर मेंशन करते हैं द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं का और सामाजिक पहलुओं का वर्णन वो इस चैप्टर के माध्यम से करते हैं। सी बिलीव्स, वह मानती है, दैट की सोसाइटी हैज बीन डिजाइंड, कि सोसाइटी को डिजाइन किया गया है इन द फेवर ऑफ मेल। देखिए यहां पर FAVOR लिखा गया है ना, जबकि आप क्या लिखते होंगे FAVOUR, निश्चित तौर पे वही होना चाहिए, यहां गलत लिखा हुआ है। लेकिन यहां क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में फेवर इसी तरह लिखा जाता है FAVOR, है ना। तो जब आप इसे कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, MS वर्ड में टाइप करते हैं, तो कभी कभी ऑटोमेटिकली वो अमेरिकन इंग्लिश को अडॉप्ट कर लेता है, जिस वजह से ये गलती हुई। हालांकि आपको नहीं करनी है, आपको लिखना है FAVOUR। जिस प्रकार से कलर COLOUR हम लिखते हैं और COLOR कलर लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, तो इस तरह की गलती है यहाँ पे। फेवर ऑफ मेल, यानी कि सी बिलीव्स दैट, वह मानती है कि समाज का निर्माण डिजाइन किया गया है यानी बनाया गया है इन द फेवर ऑफ मेल के फेवर में। खास तौर पे ना एशियन कंटिनेंट्स में वो ज़्यादा भ्रमण की है और इस बात का फील महसूस की है कि उन्हें मतलब हमारे सोसाइटी का जो डिजाइन होता है वह मेल फेवर में होता है, हमारे आपके घर में भी होता है। हालांकि अब कुछ बातें बदल रही हैं, आप देखते होंगे शादी के कार्ड पे पहले मम्मी का नाम लिखा रहता है, अब थोड़ा सा बदलाव आया है, धीरे धीरे बदल रहा है, मतलब समानता की ओर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब भी जो उन्होंने महसूस किया था कि वो मेल फेवर में हमारे समाज का डिजाइन है।
है ना। सी ऑल्सो एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करती हैं द कल्चरल एस्पेक्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि वह वर्णन करती हैं, व्यक्त करती हैं द कल्चरल एस्पेक्ट यानी सांस्कृतिक पहलुओं का रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के जन्म से संबंधित, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब माता पिता का बच्चों से संबंधों को। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, व्हेन ए वुमन कंडक्ट्स प्रेगनेंसी, जब एक महिला प्रेगनेंसी को कंडक्ट करती है, सी गेट सपोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड तो सामान्यतः ये हमारे आपके सब जगह है, डोंट बी टेक अदरवाइज, यानी कि ये जब एक कोई महिला प्रेगनेंसी को कंडक्ट करती है तो ऑब्वियसली उनके हस्बैंड यानी उनके पति से उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता है। हर रिलेटिव्स एंड उनके, और उसके बाद हर रिलेटिव्स, उनके जो रिलेटिव यानी संबंधी, सगे संबंधी, एंड फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, और परिवार के अन्य सदस्यों से भी। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे सोसाइटीज में, वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस, वह अपने माँ के घर, जिसको कि आप शायद मैके बोलते हैं, माँ के घर चली जाती है। एंड मेनी ए ब्राइड, और बहुत सारी दुल्हन, टू लिव विथ मदर इन लॉ, यानी अपने सासू माँ के साथ रहती हैं, एंड देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स, हस्बैंड्स ब्रदर्स समझते होंगे, हस्बैंड के भाई, यानी कि उसको क्या कहते हैं, देवर और जेठ, जो भैंसुर बोलते हैं उससे भैंस वाला फीलिंग आता है नहीं, और ससुर से तो असुर का फीलिंग आता है, तो थोड़ा नहीं, ससुर बोलते तो नहीं, असुर याद आता है शब्द, तो उतना ज्यादा नहीं करिए। तो आप समझ रहे हैं ना, हालांकि ना, अब मैंने तो नहीं लिखा है इसे, ये तो जो लिखा हुआ मैं उस बात को बता रहा हूं, तो ये इट्स माय कंपल्सन। एंड देयर हस्बैंड्स ब्रदर, इट इज ट्रूइज्म, ये सत्यता है, ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव विज्ञान, यानी हमारे जीने का मानवीय विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, दैट सच वोमेन डोंट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, कि यानी वो वैसी महिला तब तक परिवार का सदस्य नहीं बन पाती, अनटिल, जब तक कि दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड, जब तक कि एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। आपको याद होगा टिल और अनटिल में फर्क बताया था कुछ दिन पहले जब हम प्रीपोजिशन आपको पढ़ा रहे थे। आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ अनटिल, और अनटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड, यानी जब तक एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। नहीं शब्द के लिए नोट कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम नोट लगा रहे हैं, किसके लिए, अनटिल के लिए। आपको बताया, याद है मैंने बताया था टिल और अनटिल में फर्क, नहीं प्रीपोजिशन में बताया था, है ना। इफ ए गर्ल इज लकी सी गोज टू मदर्स हाउस, यानी कि हाँ, यहां पर आप समझिए कि जब तक वो महिला तब तक परिवार का सदस्य नहीं बन पाती जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म ना दे दे। इफ ए गर्ल इज लकी, अगर एक महिला लड़की लकी है, सी गोज टू मदर्स हाउस, अपने मैके चली जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है, टू केयर हर प्रेगनेंसी, अपने प्रेगनेंसी को केयर करने के लिए, इवन कंडक्ट करने के लिए। सी गेट्स लिव वेरी मच ओवर देयर, और वहां बहुत वह खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी बिताती है। सी ईट्स द फूड ऑफ हर ओन चॉइस, उसे अपने पसंद का खाना दिया जाता है। द प्रेगनेंसी इज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, और एक उत्सव का माहौल होता है, नहीं, गोद भराई की रस्म, या फिर जन्म के पश्चात छठियारा, तब इस तरह की दीज इवेंट्स, दीज सेलिब्रेशंस आर कंसर्न्ड इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज में होते भी हैं। व्हेन द बेबी इज बॉर्न, जब बच्चे का जन्म होता है, द होल फैमिली इंजॉयज इट, तो पूरा परिवार इंजॉय करता है, मतलब डांस करता है, नाच गाना, कोई फंक्शन होते हैं। आप कहेंगे सर हमारे घर में कहाँ होता है, अरे ये सब अलग अलग सोसाइटीज की चर्चा है, जरूरी कि नहीं कि हमारे आपके घर में ही भी हो। परंपराएं बदलती रहती हैं, पहले हुआ करती थी, आपको याद होगा, शायद याद ना भी हो, कि बेटा के जन्म पे थाली पीटा जाता था, शायद अब ना होता हो, क्योंकि इक्वलिटी, फिर हम लोग एक मतलब इक्वल की ओर जा रहे हैं। लिटरेचर है तो ऑब्वियसली सब चीजें तो चर्चा में होंगी, यानी साहित्य, हमेशा साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, यानी जो हमारे समाज में घटित हो रहा होता है वो हम साहित्य में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली सामाजिक घटनाओं का जिक्र तो समाज में होगा। इन बांग्लादेश ऑल द चिल्ड्रेन, बांग्लादेश में सभी बच्चे ऑफ द जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के, आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, एक साथ देखभाल किए जाते हैं। सम डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बताइए, बहुएं, बहू समझते हैं, बहू समझ गए होंगे। सम डॉटर्स इन लॉ टेक्स ए बाथ देम इन ए पॉन्ड, उन्हें तालाब में स्नान कराने, ये सब कहानी है उसमें लिखा हुआ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। इन अ पॉन्ड, तालाब में। दे ऑल ईट टुगेदर, वो एक साथ खाना खाते हैं। सच वे थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट,
इस तरह से इस एक्सट्रैक्शन में, इस उदाहरण में ग्रियर एक्सप्रेसेस चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि जर्मेनी ग्रियर इस बात का वर्णन करती हैं कि बच्चे के जन्म और बच्चे के माता पिता के साथ के संबंधों को सहजता से, सजीवता से प्रस्तुत करती है इस चैप्टर के माध्यम से। क्लियर हो गया? एक चैप्टर और कर दें ताकि कल वाला मैनेज हो जाए, कि थक गए हैं? खत्म तो करना ही है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है? मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा समझाने में ज्यादा समय लगना है, थोड़ा इस पे एक माहौल बनना चाहिए प्रेस के बारे में जानने के। तो कोई बात नहीं, 4 और 3 7 चैप्टर हो गए। कल हमारा 4 चैप्टर का टारगेट फिर रहेगा, 11 चैप्टर खत्म हो जाएंगे कल। यानी कल प्रोज खत्म, जो 2 दिन में टारगेट था वो 3 दिन में हुआ, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है ना? मैं इसको बंद करूं, अब 2-3 चैप्टर और बचा हुआ इसमें है। ठीक है, थैंक यू सो मच।